तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब आप एक कंट्री के बारे में सोचते हैं, जैसे फ्रांस या इटली, तो ऐसा लगता है ना कि ये हमेशा से ही ऐसे थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंट्री का आइडिया, एक नेशन स्टेट जहां सबकी एक शेयर्ड आइडेंटिटी हो, ये असल में काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर 19th सेंचुरी में पैदा हुआ। उससे पहले यूरोप अलग अलग किंगडम्स और एम्पायर्स का एक पैचवर्क था जिन पर राजा रूल करते थे, नेशंस का कलेक्शन नहीं। तो इससे हम अपने आज के एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर मॉडर्न यूरोप के ये देश बने कैसे? ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने पूरे कॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल कर रख दिया? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है। और इस बड़े बदलाव को समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे उस बड़े आइडिया से, नेशनलिज्म। फिर देखेंगे कि इसने कैसे एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने नए देशों का ब्लूप्रिंट बनाया, और देखेंगे कि ये देश आखिर बने कैसे। हम उनके सामने आए चैलेंजेस को भी देखेंगे, और आखिर में नया मैप और उससे जुड़ी नई प्रॉब्लम्स। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं। अगर आपको 19th सेंचुरी यूरोप को समझना है तो सबसे पहले आपको नेशनलिज्म को समझना होगा। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, ये एक रैडिकल, एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर ये है क्या? बेसिकली नेशनलिज्म वो आइडिया है कि जिन लोगों की लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और आइडेंटिटी सेम है, उन्हें एक साथ एक ही स्टेट में रहना चाहिए जिसे वो खुद गवर्न करें। इससे पहले हो सकता था कि आप जर्मन बोलते हो और आप पर एक डेनिश राजा रूल कर रहा हो, या आप इटालियन बोलते हो और ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा हो। नेशनलिज्म ने कहा नहीं, हम लोग यानी जनता ही नेशन हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया आया कहां से? ये कोई धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक धमाका था, एक एक्सप्लोजन। एक सिंगल इवेंट ने ऐसी चिंगारी लगाई जिसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की आग फैला दी, और एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जिसे कोई भी एम्पायर रोक नहीं पाया। और वो चिंगारी थी 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पहली बार था जब पूरी जनता एक साथ खड़ी हुई और कहा, हम नेशन हैं, राजा नहीं। फिर नेपोलियन की आर्मीज पूरे यूरोप में फैल गईं, और जहां जहां उन्होंने जीत हासिल की, वहां वहां उन्होंने लिबर्टी और नेशनहुड के इन आइडियाज को भी फैलाया। नेपोलियन के हारने के बाद कांग्रेस ऑफ वियना में पुराने राजाओं ने सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइडिया लोगों तक पहुंच चुका था। लेकिन ये सब सिर्फ रेवोल्यूशंस और जंगों के बारे में नहीं था। रोमांटिसिज्म नाम के एक पावरफुल कल्चरल मूवमेंट ने भी इस आग में घी का काम किया। ये मूवमेंट हर देश की यूनिक नेशनल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करता था, उनके फोकलोर, लैंग्वेज और हिस्ट्री के जरिए। आर्टिस्ट और राइटर्स पूछने लगे, जर्मन होने का क्या मतलब है, इटालियन होने का क्या मतलब है। इससे इस पॉलिटिकल आइडिया में एक पावरफुल इमोशनल लेयर जुड़ गया। देखिए, आइडियाज पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अगले सेक्शन में हम मिलेंगे उन की आर्किटेक्ट से जिन्होंने नेशनलिज्म के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लिया और बिल्कुल नए देश बनाने के एक्चुअल ब्लूप्रिंट्स तैयार किए। इटाली में जो उस वक्त बिखरे हुए किंगडम्स का एक कलेक्शन था, एक पावरफुल ट्रियो था। सबसे पहले जुजेपे मज़ीनी, जिनको द सोल कहा जाता है। वो थे आइडियोलॉजिकल लीडर जिनके यंग इटली मूवमेंट ने एक पूरी जनरेशन को एक यूनाइटेड नेशन का सपना देखने के लिए इंस्पायर किया। फिर आते हैं जुजेपे गैरिबाल्डी, द स्वॉर्ड। ये थे मिलिट्री हीरो जिन्होंने आर्मीज को लीड किया। और आखिर में काउंट कवोर, द ब्रेन, वो चालाक पॉलिटिशियन जिन्होंने डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके नए स्टेट को पीस बाय पीस बनाया। सोल, स्वॉर्ड और ब्रेन, इन तीनों ने मिलकर इटाली को बनाया। लेकिन एक यूनिफाइड जर्मनी का आर्किटेक्ट, उसका अप्रोच बहुत अलग था और कहीं ज्यादा रूथलेस। उसको रोमांटिक आइडियल्स या पॉपुलर मूवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको सिर्फ पावर से मतलब था। ये हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, और उनका ये फेमस कोट उनकी फिलॉसफी को परफेक्टली कैप्चर करता है। उनका मानना था कि यूनिटी पार्लियामेंट में बहस करने से नहीं आएगी, वो आयरन की इंडस्ट्रियल ताकत और ब्लड की मिलिट्री पावर से बनाई जाएगी। बिस्मार्क के लिए ताकत ही सब कुछ थी। तो हमारे पास आइडियाज हैं और आर्किटेक्ट्स भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन लीडर्स ने अपने प्लान्स को एक्शन में कैसे डाला। उन्होंने एक यूनाइटेड जर्मनी और इटली के सपने को एक पॉलिटिकल रियलिटी में कैसे बदला। बिस्मार्क का प्लान बहुत मेथोडिकल और ब्रिलियंट था। पहला था उनकी गाइडिंग फिलॉसफी, रियल पॉलिटिक, जिसका मतलब है पावर पर प्रैक्टिकल और अनसेंटिमेंटल फोकस। दूसरा, उन्होंने अपनी ब्लड इन आयरन पॉलिसी लागू की, रशिया को एक इंडस्ट्रियल और मिलिट्री जायंट बनाया। और आखिर में उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल 3 छोटी लेकिन डिसाइसिव जंगों में किया,
डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ। हार जीत के साथ और जर्मन स्टेट्स प्रशा से जुड़ते गए और आखिर में जर्मन एम्पायर का ऐलान कर दिया गया। अब ये प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं था। नेशनलिज्म के इस आइडिया को यूरोप की पुरानी ताकतों से जबरदस्त रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। तो इस सेक्शन में आइए उस दौर के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं और जानते हैं कि फाइनल रिजल्ट्स क्या निकले। और ये इस कोर टकराव को ब्रिलियंटली दिखाता है। एक तरफ थे पुराने मल्टी एथनिक एम्पायर्स जैसे ऑस्ट्रियन और ऑटोमन एम्पायर्स। इन पर राजा रूल करते थे और इनमें दर्जनों अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। नेचुरली उन्होंने नेशनलिज्म को रेजिस्ट किया, क्योंकि अगर हर ग्रुप अपना देश मांगने लगता तो उनके एम्पायर्स कोलैप्स हो जाते। दूसरी तरफ था नेशनलिज्म, जो ये डिमांड कर रहा था कि स्टेट के बॉर्डर्स नेशन के बॉर्डर से मैच करने चाहिए। ये दुनिया को ऑर्गेनाइज करने के दो बिल्कुल ऑपोजिट तरीकों के बीच एक फाइट टू द डेथ थी। तो इस टकराव के रिजल्ट्स क्या हुए? पहला, पुराने एम्पायर्स टूटने लगे। ऑस्ट्रियन और ऑटोमन एम्पायर्स उनके अंदर चल रहे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए। दूसरा, दो नए और पावरफुल नेशन स्टेट्स इटली और जर्मनी यूरोप के बिल्कुल बीच में उभर कर आए और इसने पुराने बैलेंस ऑफ पावर को पूरी तरह से उलट दिया, जिसने एक नया और कहीं ज़्यादा कंपेटिटिव पॉलिटिकल माहौल बना दिया। और ये हमें हमारे फाइनल सेक्शन तक ले आता है। इन नए देशों को बनाना स्टोरी का एंड नहीं था। इनफैक्ट ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा चैप्टर जो अपने साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स लेकर आया। चलिए इस पावरफुल आइडिया की लॉन्ग टर्म लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। इस दौर की लेगेसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ नेशनलिज्म ने वो मॉडर्न यूरोप बनाया जिसे हम आज जानते हैं, लेकिन एक हम वर्सेस वो की मेंटालिटी पर जोर देकर इसने इन नए नेशन स्टेट्स के बीच जबरदस्त दुश्मनी भी पैदा कर दी। पावर, रिसोर्सेज और प्रेस्टीज के लिए इस नए कंपटीशन ने आगे चलकर और भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की नींव रखी। अल्टीमेटली कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म का राइज सिर्फ एक और हिस्टोरिकल इवेंट नहीं था, इसने यूरोप के पॉलिटिकल लैंडस्केप को फंडामेंटली बदल कर रख दिया, नए देशों को बनाया और उसके बाद होने वाली हर चीज पर अपना असर डाला। तो मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। नेशनलिज्म ने लोगों को एक शेयर्ड आइडेंटिटी दी और उस नेशन स्टेट्स की दुनिया बनाई जिसमें हम आज रहते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए क्या इसने कंपटीशन और दुश्मनी के वो बीज भी बो दिए जिनके कारण 20th सेंचुरी में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए? सोचने वाली बात है।